तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल डीसी एकेडमी में। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 के बारे में। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको एक राय दूंगा कि कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको नोट भी करते रहिए। तो आइए देखते हैं अपने पहले सवाल को। तो देखिए, जो हमारा पांचवा सवाल है वो ये कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 0 पर समाप्त होने का मतलब क्या हुआ कि किसी संख्या को, जैसे कि मान लीजिए 2 की घात अगर हम 2 कर दें तो 2 दूनी 4, 0 नहीं आया। 5 की घात 2 कर लें तो 5 25, 0 नहीं आया। 6 की घात अगर 2 कर लें तो 6 गुणे 6 36, 0 नहीं आया। अगर हम 20 की घात 2 कर लें तो 20 गुणे 20, तो 20 का गुणा करने 400, 0 आ गया। या हम 10 का कर लें 2 तो 10 गुणे 10, 0 आ गया। तो उसने क्या कहा था, देखिए हम 2 की घात 2 किए तो 4 आया, 0 नहीं आया। अगर हम 2 की घात 3 भी कर लें तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो भी 0 नहीं आएगा। 5 की घात अगर हम चाहे जितनी कर लें 0 नहीं आएगा। आप करके देख लीजिए, जैसे 5 की घात 3 कर लेंगे तो 125 आ जाएगा, तो नहीं आएगा। 6 की घात 2 कर लें तो 6 36, कभी भी 0 नहीं आएगा। अगर 6 की घात 3 कर लेते हैं तो भी 0 नहीं आएगा। अगर हम 6 की घात 3 कर लेते हैं तो देखिए क्या होगा, 6 गुणे 6 गुणे 6, तो ये हो जाएगा 216, तो 0 नहीं आएगा। तो 0 आया कब? अब देखिए 20 का करने पे 0 आ गया 400, 10 का स्क्वायर करने पे 0 आ गया। तो 0 कब आ रहा है जरा समझिएगा। इसका जरा हम गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणे 1 होगा। 5 का गुणनखंड करते हैं तो 5 गुणे 1 होगा। 6 का करते हैं तो 2 3 6 होगा। 20 का करते हैं तो 2 दूनी 4, 5 6 20 हुआ। और 10 का करते हैं तो 2 गुणे 5 हुआ। तो एक बात इसमें देखिए, जिसके 0 उसी के अंत में आ रहा है जिसका गुणनखंड में 2 गुणे 5 2 गुणे 5 है। आप देखिए 20 की घात 2 करने पे 400 आया, 0 आया। तो 20 का जो प्राइम फैक्टर है यानी कि अभाज्य गुणनखंड है उसमें कहीं ना कहीं 2 और 5 आ रहा है गुणनखंड में। 10 में भी 2 और 5 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी संख्या का अगर अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में है तो ही उसका जो है 0 आ सकता है। ठीक, तो ये था हमारा सवाल का मतलब कि सवाल में क्या कह रहा था। तो हमने क्या सीखा कि 0 उन्हीं संख्याओं के आएगा जिसका गुणनखंड 2 या 5 होता है, 2 गुणे 5 होता हो। ठीक, तो अब हम इस सवाल को कैसे करेंगे जरा देखते हैं। इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको समझने के लिए। अब देखिए हमारा सवाल कह रहा था कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, तो प्राकृतिक संख्या जो होता है n वो 1 2 3 4 5 जहाँ तक गिन पाए ये सब का सब प्राकृतिक संख्या होता है। तो उसने कहा था 6 की पावर n, अगर हम 6 की पावर n करें यानी कि 6 की घात अगर 1 कर रहे हैं तो ये 6 ही आएगा। अगर 6 की पावर 2 कर रहे हैं यानी n की जगह पे 1 रख रहे हैं फिर 2 रख रहे हैं तो 36 आ रहा। 6 की पावर अगर 3 रख दें हम तो 216 आ रहा है, यानी कि 0 नहीं आ रहा है। तो 0 क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि 6 का जो गुणनखंड होता है वो 2 गुणे 3 होता है, 2 गुणे 3 होता है। तो 2 गुणे 3 होने के वजह से ही इसकी घात कितना भी हो, यानी घात इसका 1 हो चाहे 2 हो या 3 हो या 4 हो, इसका 0 नहीं आ सकता है। इस बात को आप ध्यान समझ लीजिए। आएगा कब? जब इसका 2 गुणे 5 होता तो इसका मान 0 आ जाता। तो हम सवाल को कैसे करेंगे, आइए अब जरा उसको लिखते हैं। ये तो समझने के लिए इतनी बातें थीं, तो हम सवाल को करेंगे कैसे। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे 6 की पावर n को 2 गुणे 3, यानी कि 6 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 की पावर n आया। तो लिखेंगे अतः 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी क्योंकि 0 उसी संख्या में
आती है जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 हो। इसमें 2 तो है लेकिन 5 की कमी है, इसलिए इसका जो है जब हम स्क्वायर करेंगे वो कोई भी संख्या हो तो उसका अंक जो है 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा सवाल का आंसर। ठीक, तो इसी तरीके से हम सवाल को समझेंगे, इसी तरीके से सवाल को हमको करना है। अगर आपको मान लीजिए एग्जाम में आता है तो इसको आप ढंग से कर सकते हैं। आप ये n बराबर 1 2 3 4 5 नहीं लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि 6 की पावर n को जो है अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड मैंने 2 गुणे 3 की पावर n किया। फिर हम कहेंगे अतः 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसका जो है 0 उसी संख्या में आती है जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 हो। यहाँ पर 2 तो है लेकिन 5 की कमी है। तो इस प्रकार से ये सवाल हो जाएगा सॉल्व। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को भी समझ लेते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो इसमें कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। भाज्य का मतलब जो डिविजिबल हो, किसी संख्या से वो डिवाइड हो जाए। ठीक, जरा एक बात को पहले समझ लेते हैं। जैसे लिखा हो 5 गुणे 6 गुणे 3 प्लस 2 बटे 2। इस 2 को हम इससे काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं? बताइए। ये 2 इससे कट सकता है, कटेगा कि नहीं कटेगा? आप जब करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, 2 और 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ 5 होगा, यहाँ 2 3 या 6 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ पर हो जाएगा +1/2 और ये 2 से 2 कट जाएगा। तो हो तो गया भाग्य। तो भाज्य का मतलब यही होता है कि संख्याएं बटे में जो दी हों उनसे ये कट जाए। ठीक, लेकिन अगर यहाँ पर संख्या आ जाता 7 तो ये भाग नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें 7 है लेकिन इसमें कहीं 7 नहीं है, या 7 अगर 2 से डिविजिबल होता तो हम कह सकते थे कि ये इसका भाज्य है। तो तरीका क्या होता है कि इन तीनों को हम गुणा करके जोड़ लें, उससे भाग करके देख लें, भाग्य है तो ठीक है, नहीं तो ना हो। तो ये तरीका होता है हमको भाज्य का पता करने का। तो आइए देखते हैं इस सवाल को हम कैसे करेंगे कि बताना है कि ये और ये संख्या भाज्य संख्याएं क्यों हैं। भाज्य हैं लेकिन हैं तो क्यों हैं? तो देखिए इसको अगर हल करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखना होगा, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 को हम ये भी लिख सकते हैं, 13 यहाँ पर भी है, 13 यहाँ पर भी है, तो 13 हम ले लेंगे कॉमन। तो यहाँ बचेगा 7 गुणे 11, यहाँ से 13 कॉमन तो यहाँ से 1 बचा, और यहाँ से 13 कॉमन हो गया तो यहाँ से बचा 1। अब देखिए 11 सते 77 गुणे 1 77 और प्लस 1, 13 और 77 कितना हो गया 78। तो ये 13 गुणे 78 हो गया। अब ये किसी न किसी संख्या से तो भाज्य है ही है। ये 13 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये भाज्य है। यह संख्या किससे भाज्य है? 13 और 2। तो ये संख्या 13 और 2 से क्या है? भाज्य है। अब आइए देखते हैं इसी प्रकार 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1 प्लस 5 को करते हैं। तो पहले एक बार इसको लिख ले। पहले हम क्या करेंगे, इसमें से देखिए 5 और इसमें से 5 क्या हो जाएगा कॉमन। तो यहाँ से बचेगा आपका 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1 प्लस का 1। तो ये हो जाएगा, कॉमन लेते हैं तो बचता है 7 6 4 3 2 गुणे 1 प्लस 1। 5 निकल जाएगा यहाँ से और 5 निकल जाएगा यहाँ से, तो यहाँ बच जाएगा 1 आपका। अब हम यहाँ 5 लेंगे, अब इसका हम गुणा करेंगे तो 7 छंग 42, 42 चौको गुणा कर लेते हैं तो 42 चौको हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 चौक 16 168। फिर 168 को 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 तरीक 24, 6 तरीक 18, 18 2 20 और 3 कम 3 और 2 504। और 504 को हम करेंगे 2 से तो आ जाएगा 1008
तो आया आपका 1008 प्लस का 1, तो 5 और ब्रैकेट में 1009, तो 5 गुणे 1009, ये जो संख्या आपको दिख रही है ये कहीं ना कहीं क्या है, भाज्य संख्या, जो 5 से भाज्य हो जाएगा, ये 5 से कट जाएगा तो ये क्या है, भाज्य संख्या। तो लिखेंगे यह संख्या 5 से भाज्य है। बस इस प्रकार से हमारा हो जाएगा व्याख्या कि इस तरह के सवाल को ऐसे ही करना है। तो इसी प्रकार से आप इस सवाल को जो है अपने आंसर शीट पे भी करिएगा, ये सवाल बिल्कुल ऐसे ही होगा। ठीक, हम चाहें तो इसको गुणा करके भी लिख सकते हैं और चाहें तो गुणा करके नहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर हम 7 को समझते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब सवाल नंबर हम 7 को समझते हैं। सवाल नंबर 7 में कह रहा है कि किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी खेल का मैदान है, चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक साथ एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब ये सवाल मान लीजिए आपके सामने आ गया तो आप इसको ये नहीं समझ पाएंगे कि हम इस सवाल में निकालें क्या, कैसे करें। तो जनरली क्या होता है कि आपको अगर हम बता दें कि भाई इसका एलसीएम निकाल लो तो इसका आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम हम निकालें क्यों, तो एक बात पहले ये समझ लीजिए कि एलसीएम हम किन सवालों का निकालते हैं। तो देखिए इस तरीके के सवाल आ जाए जैसे वृत्तीय पथ हो, एक साथ कोई दौड़ना चालू करते हैं, सबका समय अलग अलग हो, और कहा जाए कि कितने मिनट बाद एक साथ वो एक जगह पर मिलेंगे, तो ऐसे सवालों का एलसीएम निकालते हैं। चाहे ये सवाल हो, चाहे घड़ी के सवाल हो, चाहे घंटियों के बजने की बात हो कि एक घंटी 10 बजे बजती है, एक घंटी उसके 60 मिनट बाद बजती है, तीसरी घंटी 2 मिनट बाद बजती है, तो एक साथ एक समय कब बजेंगी। तो ऐसे सवालों को भी हम एलसीएम से ही निकालते हैं। अच्छे से समझ में आ जाए कि इन सवालों का अगर एलसीएम निकालते क्यों हैं, अगर एलसीएम निकालते हैं तो ऐसा क्यों है। ठीक, तो ज़रा आइए प्रैक्टिकली पहले इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक चक्कर है, ये एक मान लीजिए वृत्ताकार पथ है। इस पथ पे 2 लड़के हैं, यानी एक है लड़की सोनिया, मान लीजिए ये सोनिया है, और एक है रवि। ठीक, 2 हैं, एक रवि हैं और एक है सोनिया। अब इनको क्या है, इस पथ पर दौड़ना है। तो सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 18 मिनट। तो सोनिया को एक चक्कर में लगा समय जो है वो है 18 मिनट। वहीं पर रवि को एक चक्कर लगाने में जो समय है वो लग रहा है 12 मिनट। देखिए अभी मैं प्रैक्टिकली आपको समझा रहा हूँ, ये आपके दिमाग में घुस जाएगा। सोनिया 18 मिनट में लगा रही है एक चक्कर, तो और ये 12 मिनट लगा रहे हैं, तो तेज कौन दौड़ रहा है, तेज रवि दौड़ रहा है, क्योंकि इसको समय कम लग रहा है, इनको समय ज़्यादा लग रहा है। तो 18 मिनट में एक चक्कर, तो बताइए 2 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। सोनिया को 2 चक्कर अगर लगा रही है तो इसको कितना समय लगेगा, एक चक्कर में 18 मिनट, तो 2 चक्कर में इसको लग जाएगा 36 मिनट। ये बात समझ में आई कि नहीं? अगर ये 2 चक्कर लगा दे तो इसको 36 मिनट का समय लग जाएगा, यानी कि 36 मिनट तक ये बेचारी दौड़ेगी और चक्कर कितना पूरा होगा, 2। यानी कि यहाँ से दौड़ना प्रारंभ करेगी तो एक बार ऐसे दौड़ेगी, फिर एक बार दौड़ेगी, तो इसको कुल कितना लगा समय, 36 मिनट लगा। फिलहाल रवि को अगर 2 चक्कर लगाना हो तो इनको तो लगेगा भाई 24 मिनट। ठीक, अब ये 2 चक्कर 24 मिनट में ही लगा दिया, ठीक है ना। एक चक्कर इससे और लगवा दो, अगर 3 चक्कर लगाता है तो बाद में 24, फिर लगेगा इसको 36 मिनट। तो देखिए एक बात ज़रा ध्यान सुनिए कि 36 मिनट ये भी दौड़ी और 36 मिनट ये भी दौड़ा। 36 मिनट के बाद ये 2 चक्कर लगाया है, सोनिया ने 2 चक्कर लगाया है, और रवि ने जब 36 मिनट दौड़ा, रवि जब 36 मिनट दौड़ रहा है तो इसके कुल हो जा रहे हैं 3 चक्कर। लेकिन आ करके तो यहीं पर खड़े हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं कि 36 मिनट बाद रवि और सोनिया उसी स्थान पर आकर के मिलेंगे। हाँ, ये चक्कर 2 ही लगाएगी और ये चक्कर लगा देगा 3। ठीक, तो 36 मिनट बाद मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, मिल रहे हैं ना। तो
अब हम इस सवाल को, ये तो समझाने के लिए मैंने इस तरह से किया था। अब एग्ज़ाम में अगर ये आता है या आपके क्वेश्चन में अगर मान लीजिए कोई पूछ ले अगर कॉपी पे आपको करनी है तो कैसे करेंगे, तो मैं बता दूं कि ऐसे सवालों का हम एलसीएम ही निकालते हैं। मैंने शुरू में बताया था कुछ कंडीशन होती हैं, चाहे वृत्तीय पथ की बात हो, एक साथ चक्कर लगाने की बात हो, एक साथ मिलने की बात हो, या घंटियों के बजने की आवाज़ हो, तो ऐसे सवालों को हम एलसीएम से ही फाइंड करते हैं। तो आइए ज़रा उसको समझते हैं कि कैसे करेंगे हम। तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ। तो हम इसको एलसीएम से निकालेंगे तो क्या करेंगे, लिखेंगे सोनिया को एक चक्कर लगाने में समय जो लग रहा है वो है 18 मिनट, और उसी प्रकार से रवि को एक चक्कर लगाने में लग रहा है 12 मिनट। अब लिखेंगे चूँकि ये दोनों एक ही स्थान से तथा एक ही दिशा में समान समय से चलना प्रारंभ करते हैं, अतः इन दोनों समयों का एलसीएम निकालना होगा। अतः अब देखिए 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 तिहाई 6 तिरिक 18, और इसी प्रकार से 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 तिहाई 6 दूनी 12। अब हमको निकालना है इन दोनों का एलसीएम, यानी कि 18 और 12 का। तो कॉमन क्या है, देखिए 2 है लिख लिए, 3 है लिख लिए, और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख लेंगे। तो 3 नहीं था वो भी लिख दिए, 2 नहीं था ये भी। इन तीनों गुणा करेंगे तो आ जाएगा 36। तो हमारा आंसर क्या होगा, 36 मिनट बाद ये दोनों एक ही स्थान पर जाकर के मिलेंगे। तो ये था इस सवाल का कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने जो तीनों सवाल बताए हैं ये समझ में आए होंगे। अगर समझ में आया है तो लाइक करें, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।